वीडियो में है कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का ये भाग 2 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में कुल 5 प्रश्न है। पांचों के 5 प्रश्नों को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा पाठ 1 वास्तविक संख्याओं के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। और कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है इसको मैंने भाग 1 परिचय में आपको बताया था। उसी का यूज करते हुए यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है। इसमें हमें दो संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। जो हमारी बड़ी वाली संख्या होती है, परिचय में मैंने आपको बताया था, बड़ी वाली संख्या को मान लेते हैं a, तो बड़ी वाली संख्या बराबर में हो जाएगा 225। ठीक है। और जो हमारी छोटी वाली संख्या होती है 135 से छोटी संख्या, इसको मान लेते हैं हम b बराबर में 135। जो हमारी बड़ी वाली संख्या है इसको हमें किस प्रकार से लिखना है? a बराबर में b गुना में q और जमा में r। यही होता है गाइज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जो हमारी बड़ी वाली संख्या है हम इसको इस रूप में लिखेंगे। और इस रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारी बड़ी वाली संख्या लिखो भैया, 2 2 5। इसको हम भाग कर देंगे छोटी वाली संख्या से। छोटी वाली संख्या यहाँ पर है हमारी 135, तो मैं इसे भाग करता हूँ। ये मैंने लिखा 135। 135 को 1 तक लेके जाएंगे तो आएगा यहाँ पर 135। घटाऊंगा मैं 225 में से 135 को तो आ जाएगा 90। हम यहाँ पर ये हमारी जो संख्या है 225, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा 225 बराबर में b। b हमारी वो संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 135 गुना में q। q यहाँ पर हमारा होगा ये वाली, यहाँ पर जो संख्या होगी उसे हम q कहेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1 और जमा में r यानी कि शेषफल। r शेषफल कितना है हमारा? 90। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब फिर से हम क्या करेंगे? जो हमारा 90 है इसके आगे हम इस तरह से लगाएंगे। और जिससे हमने पहले भाग किया था, यहाँ पर क्या था हमारा 135। 135 को यहाँ पर पहुँचा देंगे अंदर। 135 यहाँ पर अंदर आ गया। 90 से इसे भाग कर देंगे। 90 के पहाड़े को 1 तक लेके जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90। 135 में से 90 को घटाएंगे तो आ जाएगा 45। अब हम जो हमारी ये वाली संख्या है 135, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? यह आ जाएगा हमारा 135 बराबर में 90 गुना में 1। 90 को 1 से गुना किया और शेषफल बचा हमारा 45। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 90 गुना में 1 जमा में शेषफल 45। बिल्कुल इसी प्रकार से आगे जाएंगे हम, इसमें आगे हल करेंगे। 45 के आगे इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर अब हमारी कौन सी संख्या आएगी अंदर? हमने 135 को 90 से भाग किया है तो 90 यहाँ पर अंदर आ जाएगा। अंदर 90 लिखेंगे। अब 45 से 90 को भाग करेंगे तो 45 के पहाड़े में 90 कितने पे आता है? 2 पर। 45 को पहाड़े को 2 तक लेके जाएंगे तो आ जाएगा 45 दूनी 90। 90 में से 90 को घटाएंगे तो शेषफल में आ जाएगा 0। 90 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 90 बराबर में 45 को मैंने 2 से गुना किया और शेषफल में हमारा क्या बचा? यहाँ पर 0। ये आ गया हमारा 0। अब आपको मैंने परिचय में बताया था कि जब शेषफल में 0 बचे उस समय जिस संख्या से हम भाग देंगे वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एचसीएफ। हमारी जो भी संख्याएं हैं उसे लिखेंगे ब्रैकेट में। 135 और 225, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 45। और क्यों होगा? क्योंकि इससे भाग देने पर शेषफल में 0 आ गया। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, इनका भी एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें हमें दो संख्याएं हैं 196 और 38220। बड़ी संख्या हमारी ये है तो ये हो जाएगी a बराबर में 38220 और b बराबर हमारी संख्या हो जाएगी 196।
अब जो हमारी बड़ी संख्या है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, a बराबर में b गुना में q जमा में r। यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो क्या करना होगा इस प्रकार से लिखने के लिए, जो हमारी बड़ी वाली संख्या है इसको अंदर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 38,220 और इसको छोटी संख्या यानी कि 196 से भाग कर देंगे। इसको बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हल करते हैं। 196 के पहाड़े में 1 पर आएगा 196, घटाएंगे 382 में से 196 को, 2 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, 8 में से 1 हासिल लेने पर ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। अब बिल्कुल आसान कर लेते हैं, यहाँ पर 7 बचेगा, ये हो जाएगा 37, 37 में से 19 को घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 18। अब जो ऊपर हमारी ये संख्या है 2, इसको नीचे ले आते हैं, 2 यहाँ पर लेके आएंगे। अब 196 को कहाँ तक लेके जाएं, देखो 196 को 10 से गुना करने पर 1960 आ जाएगा, यानी इसे 9 से गुना करके देखते हैं। 9 से गुना करने पर आएगा यहाँ पर 1764। अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो शेषफल में यहाँ पर आ जाएगा 98। घटाना बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर अंतर देख सकते हो, 862 और 764, इनमें अंतर कितना है, 98 का अंतर है तो घटाने पर 98 आ गया। अब ये 0 बचती है हमारी, इस 0 को यहाँ पर ले आएंगे नीचे, 0 आ गई। अब 196 के पहाड़े को कहाँ तक लेके जाएं कि 980 हमारा आ जाए। अगर मैं 196 को 5 से गुना करता हूं तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 980। तो 196 को 5 से गुना किया, आ गया 980। 980 में से 980 को घटाया तो शेष में 0 बचेगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब जो हमारी 38,220 है इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं 38,220 बराबर में b। b हमारी वो संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं, यानी कि 196, यह आ गया हमारा गाइस 196, गुना में q। q हमारा ये होता है, q कितना आया हमारा 195, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 195 जमा में r। शेषफल कितना है 0, ये शेषफल हमारा आ गया। अब HCF क्या होगा, जो हमारी ये दोनों संख्याएं हैं 196 और जो हमारा 38,220, इनका HCF क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जब हमारा शेषफल 0 हो जाए उस समय हम जिस संख्या से भाग करेंगे वही हमारा HCF होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा 196। यही हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें यहाँ पर ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनमें बड़ी वाली संख्या हो जाएगी a और छोटी वाली संख्या हो जाएगी b। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे, जो होता है a बराबर में b गुना में q जमा में r। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो हमारी बड़ी संख्या जो है उसको हम भाग करेंगे, हमारी बड़ी संख्या 867 यानी कि 867, इसको हम भाग करेंगे 255 से। 255 के पहाड़े को मैं 3 तक लेकर जाता हूं तो यह आ जाएगा 765। 867 में से 765 को जब मैं घटाऊंगा, इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 102, यानी जो हमारी ये संख्या है 867, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 867 बराबर में b क्या है हमारा 255, q क्या होगा 3 और शेषफल यानी कि r यहाँ पर है 102। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 255 गुना में q यानी कि 3 और जमा में r यानी कि शेषफल 102। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे ये 255 है इसको यहाँ पर अंदर लिख दिया जाएगा। जो हमारा 255 है इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, यह आ गया 255। इसे हल करने के लिए 102 के पहाड़े को 2 तक लेकर जाऊंगा, 102 को 2 से गुना करने पर आ जाएगा 204। 255 में से 204 को मैं घटाऊंगा तो हमें मिलेगा 51, यानी हमारी जो ये संख्या है 255, इसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ 255 बराबर में 102 गुना में 2 और जमा में शेषफल कितना बचता है हमारा 51। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर हमने 102 से भाग किया है। अब इस 102 को हम अंदर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 102
2। 51 के पहाड़े में क्या 102 आता है? 51 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो आ जाएगा 102। 102 में से 102 को घटाएंगे तो शेषफल में आ जाएगा 0। जो हमारी ये संख्या है 102, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? यहां पर आया 102 बराबर में क्या लिखेंगे हम? 51 गुना में 2 बराबर में, सॉरी बराबर नहीं, जमा में 0। जिस स्टेप में हमारा r यानी कि शेषफल 0 हो जाए उस समय हम जिस भी संख्या से भाग करेंगे वही होता है हमारा HCF। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं HCF, जो हमारी दो संख्याएं हैं 8, 6, 7 और 255, इनका HCF क्या हो जाएगा? 51। और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। इस तीसरे भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो 6q जमा 1, 6q जमा 3 या फिर 6q जमा 5 इन रूप में होता है और q हमारा कोई पूर्णांक है। तो इसका हल शुरू होता है यहां से। सबसे पहले मान लेंगे कि a हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और मान लेंगे b बराबर 6। b बराबर 6 कहां से आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आपने पढ़ा है कि b और q एक दूसरे के साथ गुणा में होते हैं। यानी q के साथ यहां पर आप देखोगे q के साथ यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है। तो b बराबर हम 6 इसमें रख सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो q के साथ जो भी गुणा में होगा उसे हम b मान लेंगे। ये मानने के बाद अब अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यहां पर लिख दिया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है? a बराबर में bq जमा में r की संभावित वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में r हमारा क्या हो सकता है, या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये होगा हमारा r 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, और हमारा r हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं ये छोटा है b से। तो r की संभावित वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r बराबर हमारा 0 तो देखो कंफर्म है, होगा ही, 0 के बराबर होगा तो यहां पर आ जाएगा 0, और हमारा b से छोटा होगा। b से छोटा यानी कि 6, b का मान 6 है, तो b से छोटा क्या क्या होता है? 1 से लेके 5 तक सभी संख्याएं जो हैं वो 6 से छोटी हो सकती हैं। तो r का मान हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनको अलग अलग हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इस रूप में लिख देंगे। अगर हमारा r बराबर 0 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या बनेगा? यहां पर मैं लिख देता हूं a बराबर में b क्यों है? यहां पर b और q है, b का मान हमें 6 रखना है। ठीक है, तो a बराबर में यहां पर आ जाएगा 6q जमा में r का मान हमने कितना रखा है यहां पर? 0, तो यहां पर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी प्रकार से r बराबर अगर 1 होगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या होगा? a बराबर में 6q जमा में 1। बिल्कुल इसी तरह से r बराबर 2 होने पर a बराबर में 6q जमा में हो जाएगा 2। बिल्कुल इसी प्रकार से r बराबर 3 अगर होगा तो a बराबर में हो जाएगा 6q जमा में 3। इसी प्रकार से r बराबर अगर 4 होगा तो ये हो जाएगा a बराबर में 6q जमा में 4। और इसी प्रकार से आगे यहाँ पर होगा जब हमारा r बराबर में 5 है तो ये हो जाएगा a बराबर में 6q जमा में 5। r यानी कि शेषफल के अलग अलग मान के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन लिख ली। अब हमें ये देखना है इनमें से कौन सी सम होंगी और कौन सी विषम होंगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं सम हमारी कौन कौन सी होंगी? जिनके आखिरी में 0, 2, 4 आता है, क्योंकि हमारे b का मान 6 है। 6q का हमारा कोई भी मान हो, q का मान अगर 1 होगा तो 6 गुना में 1 6 निकल के आएगा। q का मान अगर 2 होगा तो 6 गुना में 2 यानी कि 12 आएगा। 12 भी हमारा क्या होता है? सम संख्या होती है।
सम संख्या में अगर हम जीरो ऐड करें, जीरो जोड़ें, तो वो हमारी सम संख्या ही रहेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी ये सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ने पर सम संख्या ही रहेगी। मान लो 6 है यहाँ पर, क्यू का कोई भी मान ले लो, 6 को क्यू का मान ले लो 3, 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 18 में 2 जोड़ने पर आएगा 20, जो कि हमारी एक सम संख्या होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यू का कोई भी मान ले लो आप, 6 को हम मान लो क्यू बराबर 5 है, 6 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, जो कि एक सम संख्या है। तो हमारी कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी? ये वाली सम हो जाएगी, ये वाली सम हो जाएगी और ये वाली सम हो जाएगी। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 6q जमा में 0, इसके बाद यहाँ पर 6q जमा में 2 और इसके बाद 6q जमा में 4। ये सभी सम संख्याएं होंगी। और जो हमारी विषम है वो किस प्रकार से होंगी? यहाँ पर मैं लिखता हूँ विषम। ये कौन सी होंगी? जो भी हमारी बची हैं वो विषम हो जाएंगी। यहाँ पर देखो 6 को मान लो हम किसी से भी गुना करें, क्यू का हम कोई भी मान ले लेते हैं, क्यू का मान ले लेते हैं 1, 6 को मैं 1 से गुना करूंगा, 6 एकम 6 जमा में 1 करूंगा तो हो जाएगा 7, जो कि एक विषम संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर है 6q, क्यू का मान लो 2 है, क्यू बराबर 2 है तो 6 को 2 से गुना करूंगा, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएगा 15। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यू हमारा कुछ भी मान लो 7 है, क्यू बराबर 7 है तो 6 को 7 से गुना करूंगा, 6 सते 42 जमा में 5 करूंगा तो हो जाएगा 47, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम हमारा जो भी हमारी ये धनात्मक विषम पूर्णांक है ए, ये किस किस रूप में हो सकता है? विषम वाला 6q जमा में 1, 6q जमा में 3 और 6q जमा में 5 के रूप का। हमें यही दर्शाना था कि जो विषम है वो किस रूप में होगा? 6q जमा 1, 6q जमा 3 और 6q जमा 5 के रूप का हो सकता है। अगर क्वेश्चन में हमें ये पूछ लिया जाता कि सम किस रूप का होता है तो हमारा उत्तर ये हो जाता। हमसे विषम पूछा गया है तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया आंसर। अब इससे आगे वाले प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? एक परेड होनी है जिसमें सेना की टुकड़ी के 616 सदस्यों को मार्च करना है एक आर्मी बैंड के 32 सदस्यों के पीछे। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। हमें पता लगाना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसमें वे मार्च करेंगे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना होगा हमें HCF। और HCF हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। सो हल शुरू होता है यहां से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? A बराबर में BQ जमा में R। हमारे पास दो संख्याएं हैं 616 और 32। बड़ी वाली संख्या हमारी हमेशा होती है A, तो A बराबर में आ जाएगा 616 और B बराबर में हमारी छोटी संख्या आ जाएगी 32। जो हमारी बड़ी संख्या A यानी कि 616 है, हम इसको इस रूप में लिखेंगे A बराबर BQ जमा में R। इस रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा? भाग देना होगा बड़ी वाली संख्या 616 आएगा यहाँ पर, 616 को छोटी वाली संख्या 32 से। 32 को 1 से गुना करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 32। इस 61 में से 32 को घटाने पर यहाँ आ जाएगा 29। अब ये 6 नीचे लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर ये आ गया 6। अब 32 को किससे गुना करें कि 296 या 296 के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं। मैं गुना करता हूं 32 को 9 से। 32 को 9 से गुना करने पर आ जाएगा 288। 296 में से 288 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। शेषफल में 8 आ गया। जो हमारा ये 616 है इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 1 6 यानी कि 616 बराबर में B का मान हमारा 32, Q का मान हमारा 19 और शेषफल यानी कि R ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर आएगा हमारा B यानी कि 32 गुना में Q। B के साथ यहाँ पर गुना में क्या है? ये है Q, तो इस Q की जगह पर आ जाएगा ये 19 और जमा में शेषफल R यानी कि 8।
अब इसको आगे हल करेंगे, इस भाग को आगे जारी रखेंगे हम। 8 के यहाँ पर इस प्रकार से मैं बनाता हूँ। हमने यहाँ पर पहले 32 लिखा है, इस 32 को हम इसके अंदर रख देंगे। अब यहाँ पर अंदर आ जाएगा 32। 8 के पहाड़े में 32 आता है। 8 को अगर मैं 4 से गुना करूं तो आ जाएगा 32। 32 में से 32 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0 यानी कि 0। यानी जो हमारा ये 32 है इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां पर लिखता हूं 32 बराबर में यहां पर हमारा b क्या होगा, b हो जाएगा 8, q हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 0। तो यहां पर आ जाएगा 8 गुना में 4 और जमा में शेषफल यानी कि 0। जब भी हमारा शेषफल 0 हो जाए उस समय हम जिस संख्या से भाग करते हैं वही होता है HCF, यानी कि 616 और 32 इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, यहां पर मैं लिखता हूं HCF। हमारी दोनों संख्याएं 616 और 32 इन दोनों का HCF क्या होगा 8। और क्यों होगा, क्योंकि इससे भाग देने पर शेषफल में 0 आ गया, तो 8 ही हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें आर्मी वाले मार्च कर सकते हैं, 8। यहां पर लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 8 और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन के लिए प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ हमें संकेत दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। हल माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए कि कोई संख्या a है और इस संख्या में हम भाग दे रहे हैं 3 से, ठीक है। तो भागफल मान लीजिए कि q आया और शेषफल को मान लीजिए कि r आया। तो ये जो शेषफल है वह इस 3 से क्या होगा, छोटा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि r का कोई संभावित मान हो सकता है 0, 1, 2, ठीक है। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 होगा तो हम फिर लगा सकते हैं इसमें भाग, ठीक है। तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहता है दर्शाने के लिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही कहता है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, ये क्या है, ये भाजक है, क्या है, भाजक है। ये है भाज्य, ये है भागफल, ठीक है। और ये है शेषफल, ठीक है। तो अब हमें लिखना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। देखिए a बराबर 3q + r। अब स्थिति फर्स्ट में लेकर चलना है इसको, ठीक है। देखिए स्थिति फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि जब r बराबर 0 हो, क्या हो, जब r बराबर 0 हो, क्योंकि शेषफल क्या आया था 0, 1, 2, ठीक है। तो हमको बारी बारी से इस तीनों पे रखना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + r है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q,
और r के जगह पे हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। फिर ये क्या होगा, a बराबर 3q। ठीक है, अब आपका सवाल कहता है कि वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। ठीक है, यानी a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान तो a है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, और q है तो क्या हो जाएगा, q गुने q, यानी q का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, देखिए a स्क्वायर बराबर ये 9 है, इसको ऐसे लिखना है 3 गुने 3q स्क्वायर। ठीक है, यानी 3 तिया 9 और q का स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, यानी इस 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है। ठीक है, यानी एक पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, 3 और इसके जगह पे क्या रखना है, m रखना है। ये हो गया 3m। ठीक है, अब हमें स्थिति सेकेंड में चलना है, लिखना है जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r है तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1। अब देखिए, अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं, यानी 3q प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 1 का गुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, q में q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। ठीक है, और 3q एकम 3q, फिर 3q एकम 3q और 1 एकम 1। ठीक है, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 3 6q प्लस 1, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या बच रहा है, 3 तिया 9q स्क्वायर। ठीक है, और 3 दूना 6q और 1 को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, m मान लेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, एक पूर्णांक है। तो a हो जाएगा 3। ठीक है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, m लिखेंगे प्लस 1। अब हम लोग तीसरे स्टेप में बढ़ेंगे, जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q, r के जगह पे क्या लिखेंगे, 2। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 3q प्लस 2 में 3q प्लस 2 से गुना करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9q स्क्वायर। ठीक है, 3q दूना 6q, ये हो जाएगा 3q दूना 6 और q 2 दूना 4। फाइनल हो जाएगा मेरे पास 9q स्क्वायर 6 6 12q प्लस 4। ठीक है, यानी a स्क्वायर बराबर क्या आया, 9q स्क्वायर प्लस 6 6 12q प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि 3 कॉमन ले लेना है। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 3 तिया 9q स्क्वायर। ठीक है, 3 चौके 12q, 3 एकम 3 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ इस सब को m मान लेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, अब इसके जगह पर m को रखेंगे, यानी 3 इसके जगह पे m को रखेंगे और प्लस क्या है, 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 के रूप का होता है। प्रश्न संख्या 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हल, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और इसमें अगर हम भाग देते हैं 9 से, ठीक है, हम छोटा संख्या से ही भाग दे सकते थे, लेकिन 9m के रूप में लिखना है, इसीलिए हमने 9 से ही भाग दिया है, ठीक है। तो भागफल मान लीजिए कि q आया, ठीक है, और शेषफल मान लीजिए कि r आया, ठीक है। तो शेषफल संभावित क्या हो सकता है, देखिए 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा, 9 से छोटा होगा, मतलब a की r का संभावित मान a हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 8 तक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, देखिए ये कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यहाँ ये है भाजक, ये है भाज्य, ठीक है, ये है भागफल और ये है शेषफल, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, भाज्य कह रहा है तो भाज्य कितना है, a बराबर भाजक, भाजक कितना है 9, तो लिखेंगे 9, गुना है तो गुना देंगे, भागफल, भागफल कितना है q प्लस शेषफल, शेषफल कितना है r। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 9q प्लस r आया था, ठीक है। अब देखिए, हमें बारी बारी से 0, 1, 2 इस सब को रखना है, ठीक है। तो पहले स्थिति में चलेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, देखिए a बराबर कितना है 9q प्लस r, 9q प्लस r, तो a बराबर 9q और r की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो a हो जाएगा a बराबर 9q, ठीक है। अब आपका सवाल कहता है कि घन करना है, क्या करना है, घन करना है। तो a का घन करेंगे, जब a का घन करेंगे तो इसका भी घन करना होगा, ठीक है, यानी 9q का घन करना है। अब यहाँ देखिए, यानी 9q गुने 9q गुने 9q, ठीक है, 9 नमा 81 और 81 नमा क्या हो जाएगा 729, ठीक है। q एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो क्या हो जाएगा q पर पावर 3, तो लिखेंगे AQ बराबर 729 q पर पावर 3, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81 q पर पावर 3, ठीक है, जहाँ m बराबर 81 q पर पावर 3 एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा 9
ठीक है। और इसके जगह पे क्या रखना है, m रखना है, क्या हो जाएगा 9m। अब हमें चलना है स्थिति सेकेंड में। जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, a बराबर 9q प्लस r है, तो a बराबर 9q, ठीक है। और r के जगह पे क्या होगा 1। अब हमें इसका घन करना है, ठीक है। 9q प्लस 1 का घन करना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला पे क्या करना है, इसको रख देना है, तो a क्यूब, ठीक है। तो a का मान कितना है 9q, लिखेंगे 9q का क्यूब प्लस b क्यूब, तो कितना है b का मान 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुने a का स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर गुने b का मान कितना है 1 प्लस 3 गुने a का मान है 9q गुने b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 9q का क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा, 9 नमा 81 और 81 नमा क्या हो जाएगा 729। a का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस 3 गुने 9q का स्क्वायर, तो 9 नमा 81 क्यू स्क्वायर गुने 1 प्लस 9 27 क्यू गुने 1 का स्क्वायर 1। देखिए 729 क्यू पर पावर 3, ठीक है। इसको एक साथ कर लेंगे, तो 3 एकम 3 8 3 24, ठीक है। एकम इतना ही हो जाएगा, प्लस 27 क्यू एकम क्या हो जाएगा 27 क्यू, और प्लस कितना है 1। अब इसको यहाँ लिख लेंगे, a क्यू बराबर कितना है, इसका क्यूब करके ये आया है 729 क्यू पर पावर 3 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 9 क्यूब कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 81 नमा 729 होता है, ठीक है। और क्यू 3 बार है और 1 बार हमने कॉमन ले लिया है, तो कितना बचेगा क्यू 2 बार बचेगा, ठीक है। 243 में से 9 क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। और क्यू 2 है, क्यू 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा क्यू 1 बार बचेगा प्लस 9 27, और इस एक को अलग कर लेंगे। अब क्या करना है कि इस सब को m मान लेना है, ठीक है। लिखेंगे जहाँ m बराबर क्यूब इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 9, और इस सब को हमने क्या माना है m माना है, तो m लिखेंगे और प्लस क्या है 1। अब हम लोग तीसरे स्टेप में बढ़ेंगे। देखिए जब r बराबर 2 हो तो क्या होगा, a बराबर 9q प्लस r, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q और r का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सवाल मेरा कहता है क्यूब करना है, तो इसका भी क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 9q प्लस 2 का क्यूब करना है, तो फार्मूला क्या था मेरे पास, फार्मूला था a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब करना है यानी 9 क्यूब का क्यूब करना है, b का क्यूब करना है यानी 2 का क्यूब करना है, प्लस 3 गुने a स्क्वायर b, तो 9 क्यूब का स्क्वायर गुने b का मान कितना है 2, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 गुने a का मान कितना है 9 क्यूब गुने b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 2 का स्क्वायर। अब देखिए 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 नमा 81 और 81 नमा 729 क्यूब पर पावर 3 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 गुने 9 नमा 81 क्यूब स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुने 9 क्यूब गुने 2 दूना
4। अब देखिए 729 क्यू पर पावर 3, ठीक है, इसको एक साथ कर लेंगे तो 3 दूना 6 एकम 6, ठीक है, और 6 8 48 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और इसको एक साथ करेंगे 4 तिया 12, 12 नमा 108 क्यू प्लस 8 को इधर ले आएंगे। अब यहाँ लिखेंगे ए क्यू बराबर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 729 क्यू पर पावर 3 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ 9 क्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 486 में से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 54, ठीक है। क्यू 2 बार है और 1 बार हमने कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा 1 क्यू बचेगा प्लस 12 नमा 108 और क्यू को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। अब यहाँ इस सब को m मान लेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर q इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12, क्या हो जाएगा 9, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे m को लिखेंगे प्लस 8। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा